हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर नंबर 9 इशू ऑफ शेयर के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 के साथ। बेटा आज हम लोग जो इस क्वेश्चन को करेंगे, इसको सिर्फ इस क्वेश्चन के रूप में सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि अब हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है उसको भी इसी क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ MCQs बना करके दिए हैं। ये जो जितने भी MCQs हमारे यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, ये सभी के सभी इसी एक क्वेश्चन से बेसिस पर है। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उस क्वेश्चन के बेसिस पर इन MCQs को सॉल्व करना है। बेटा ये हो जाएंगे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन के एग्जांपल्स, राइट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, आज इस पूरे क्वेश्चन को पहले समझेंगे, हम इससे रिलेटेड MCQs करेंगे, इससे रिलेटेड वर्किंग करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग जर्नल एंट्रीज को भी पास करेंगे। तो कंप्लीट नॉलेज आपको आज इस पूरे के पूरे वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत ध्यान से कॉपी पेंसिल लेकर के बैठ जाएं और बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम अपने इस क्वेश्चन को समझने से। बेटा A limited invited applications for issuing 1 lakh shares of ₹10 each at a premium of ₹1 per share. The amount was payable as follows. तो यहाँ पर हमें डिटेल्स दे रखी हैं कि किस तरह से आपने इस ₹10 के अमाउंट को कॉल करना है। बेटा तो चलिए साथ साथ हम लोग इसकी समरी भी बनाएंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन के हम लोग MCQs भी सॉल्व करेंगे। बेटा तो चलिए, तो सबसे पहले हमें ये बोला है कि यहाँ पर जो इशू कर रहे हैं हम लोग शेयर्स को, उनकी क्वांटिटी है 1 लाख, यानी 1 लाख शेयर्स को हम लोग इशू करने के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट कर रहे हैं, जिसमें एक शेयर की वैल्यू हमें बोली गई है ₹10, जिस और ₹1 का हम उस पर प्रीमियम भी चार्ज कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमें बोला है कि एप्लीकेशन पर ₹3, तो चलो लिखते हैं इसको साथ साथ। हम यहाँ पर ₹3 तो ले रहे हैं बेटा एप्लीकेशन के ऊपर, अलॉटमेंट पर ₹3 ले रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी ₹2 फेस वैल्यू प्लस ₹1 का प्रीमियम, तो टोटल ₹3 ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट के ऊपर। फिर हम लोग फर्स्ट कॉल को कर रहे हैं बेटा, और फर्स्ट कॉल में क्या हो रहा है, ₹3 हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो ₹3 हमारे फर्स्ट कॉल के हैं, और उसके बाद जो बैलेंस बच गया, बैलेंस कितना बच गया, 3, 2, 5 और 3, 8, यानी ₹2 का बैलेंस जो है वो हम लोग फाइनल कॉल पे करेंगे बेटा। ठीक है, तो फाइनल कॉल हमारी ₹2 की हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन ने बोला है एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज डन, अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। तो यहाँ पर जो हमारे पास एप्लीकेशंस आ रही हैं बेटा, वो 1,60,000 शेयर्स के लिए आ रही हैं। ये क्या आ रही है हमारे पास, ये जो अप्लाई किया गया बेटा, तो कितने के लिए अप्लाई किया, 1,60,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, जिसमें हम लोगों ने इस तरह से कर करके अलॉटमेंट किया। तो देखो बेटा अलॉटमेंट कैसे हुआ है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्होंने 3 कैटेगरीज बना दी। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपकी 3 कैटेगरीज बन गई है बेटा, जिसमें अगर फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो फर्स्ट कैटेगरी वालों ने अप्लाई किया था बेटा, अप्लाई किया था 90,000 शेयर्स के लिए, 90,000 शेयर्स के लिए, जबकि इनको अलॉट कितने किए गए हैं, 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी जिसने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था, उनको भी 40,000 शेयर्स ही दिए। और तीसरी कैटेगरी बच गई जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेजी थी हमारे पास, हमने उनको पूरे के पूरे 20,000 शेयर्स हमने अलॉट कर दिए बेटा। जितना भी हमारे पास एप्लीकेशन है तो उनको हमने इस तरह से अलॉटमेंट कर दिया बेटा। आगे देखते हैं, अब आगे बोल रहे हैं कि जो भी एक्सेस मनी हमारे पास आई, 1 लाख शेयर्स को हमने इशू करना है और 1,60,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, तो पैसा तो हमारे पास एप्लीकेशन के टाइम पर 1,60,000 शेयर का, तो जितना भी एक्स्ट्रा पैसा आ गया उस एडिशनल अमाउंट को हमने क्या किया, एडजस्ट करना है अलॉटमेंट पे, और अगर उसके बाद भी कुछ बचता है तो अगली कॉल्स में, तो वो सारा आगे जाकर के एडजस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ शेयर होल्डर्स की बात की, जिसमें पहला है ऋषभ a shareholder who applied for 1,500 shares belong to the category 2। अब यहाँ पर एक पर्सन है बेटा ऋषभ, जिसका कैटेगरी कौन सा है, सेकंड कैटेगरी, यानी वो इस वाली कैटेगरी में आता है, इस वाली कैटेगरी में ऋषभ आता है बेटा, यहाँ पर ऋषभ आता है। ठीक है, तो इसने क्या किया बेटा, इसने अप्लाई किया था बेटा, अप्लाई किया था, कितने शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था, इसने 1,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो 1,500 शेयर्स तो हमारे इसके एप्लीकेशन के यहाँ पर आ गए कि ठीक है जी अप्लाई कर लिया।
अब हमने इसको अलॉट कितने किए हैं वो हमें निकालना पड़ेगा, वो हम लोग चलो देख लेंगे हमने कितने अलॉट किए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम निकालेंगे इसको। और ये भी बता दें कि ये कैटेगरी 2 का है। डिड नॉट पे अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी, यानी उसने एप्लीकेशन के तो पैसे दिए थे, ना तो अलॉटमेंट, ना ही फर्स्ट कॉल, ना ही सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे दे पाया। तो ये हमारा ऋषभ की कहानी बताई गई है। इसके बाद क्या बोला, अनदर शेयर होल्डर सुधा हु अप्लाइड फॉर 1800 शेयर्स। अब एक और आ गई बेटा सुधा जिसने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बिलोंग टू कैटेगरी 1, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड सेकेंड फाइनल कॉल। तो ये कैटेगरी 1 से बिलोंग करती है, यानी इस वाली कैटेगरी में सुधा आती है बेटा, सुधा, ये सुधा की कैटेगरी है। इसने कितने के लिए अप्लाई किया था, 1800 के लिए अप्लाई किया था, अलॉट कितने की अभी नहीं मालूम। इसने हमें क्या किया बेटा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा इसका हमारे पास आया हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये बात बोली गई इन दोनों शेयर होल्डर्स के बारे में। आगे बोलता है बेटा, ऑल दी शेयर्स ऑफ ऋषभ एंड सुधा वर फॉरफिटेड एंड वर सबसीक्वेंटली री इशूड एट ₹7 पर शेयर फुली पेड अप। अब हमने क्या किया, जितने भी शेयर्स इनको हमने अलॉट किए थे वो सारे के सारे शेयर्स क्या कर दिए बेटा, हमने अब फॉरफिट कर दिए। तो यहाँ पर इनके सारे के सारे शेयर्स फॉरफिट हो गए, और फॉरफिट होने के बाद हमने इनको री इशू भी कर दिया। तो री इशूड ऑल एट ₹7 फुली पेड अप, फुली पेड अप के हिसाब से हम लोगों ने इसको री इशू भी कर दिया, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक क्या तो क्वेश्चन की कहानी समझ में आ गई, हमें क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन। इसके बाद हमें क्या बोला है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, ओपन कॉल्स इन अरियर अकाउंट एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेयर एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हमने समझ लिया है, अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर इस तरह का जब भी क्वेश्चन आ जाए, देखिए नॉर्मली इसी तरह के क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था ये भी बेटा 2018 में आया हुआ है। दिल्ली में जो बोर्ड के बच्चों ने एग्जाम दिया था तो 2018 में उन्होंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके 8 मार्क्स लिए थे, 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था। तो हमें इसको कैसे अटेम्प्ट करना है उसके लिए हम लोग पहले इसकी पूरी वर्किंग समझते हैं। देखो यहाँ पर अब आपके पास एक तो यहाँ पर ये कैटेगरीज दे रखी है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। दूसरी तरफ आपको ये 2 शेयर होल्डर्स की कहानी बता रखी है। आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब के लिए अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी, इन सब के लिए अलग अलग वर्किंग करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे वर्किंग होगी इसकी। हम सबसे पहले बात करते हैं ऋषभ और सुधा की। अगर मैं सबसे पहले बात करूं ऋषभ और सुधा, तो इन्होंने जब अप्लाई किया था तो एप्लीकेशन पर कितना अमाउंट भेजा था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हमारे को ऋषभ से और सुधा से कितना कितना एप्लीकेशन का मनी रिसीव हुआ था, पहले हमें वो समझना है। तो देखो बेटा एप्लीकेशन जब भेजी थी तो 1500 शेयर्स ऋषभ ने मांगे थे और उस 1500 शेयर्स के लिए 3 रुपये हमें यहाँ पर उसने भेजे थे। तो इसका मतलब हमारे पास 4500 का अमाउंट रिसीव हुआ था ऋषभ से ऑन एप्लीकेशन, 1500 शेयर्स के 3 रुपये। इसी तरह से सुधा की भी अगर बात करें तो उसने 1800 शेयर्स मांगे थे और उसके हिसाब से 3 रुपये भेजे थे। तो यानी 1800 इंटू 3, 1803 इंटू 3 यानी 5400 रुपीज़ इसने मुझे भेजे थे। तो ये वो अमाउंट था जो मुझे इनके एप्लीकेशन पर रिसीव हुआ था। अब मैंने इनको इशू कितना किया, इशूड अमाउंट कितना था, कितने अमाउंट के शेयर्स मैंने इनको इशू किए, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट निकालना पड़ेगा बेटा, उसके लिए मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट निकालना पड़ेगा। तो देखो इसका अलॉटमेंट कैसे निकलेगा। अब हमें सबसे पहले बात करनी है जैसे कि ऋषभ का जो अलॉटमेंट है, ऋषभ को अलॉटेड कितने थे शेयर्स, तो ऋषभ के अलॉटेड कितने थे, हमें ऋषभ का जो अमाउंट का जो शेयर का नंबर्स दे रखा है बेटा वो 1500 का दे रखा है, और ये 1500 क्या है, अप्लाई के। हमें क्या निकालना है, अलॉटेड। तो आप क्या करते हैं, जिस भी कैटेगरी से ये ऋषभ बिलोंग करता है उस कैटेगरी ने कितने अप्लाई किए, उनको कितने अलॉट किए, उसका एक रेशो निकाल लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऋषभ की, तो ऋषभ सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है और यहाँ पर है ये सेकंड कैटेगरी, ये देखिए ऋषभ की सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी वालों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हमने इनको 40,000 ही अलॉट किए थे। 50,000 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 40,000 मिल रहे हैं, यानी
हर 5 शेयर पर 4 शेयर्स हम लोग अलॉट कर रहे हैं, तो इनका रेशो क्या हो गया बेटा, जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको 4 शेयर्स मिल रहे हैं, राइट। तो अब ऋषभ ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम उसको इसी रेशो से देखेंगे। तो इनका जो रेशो बन गया बेटा, इनका जो रेशो बन गया वो 5:4 बन गया, राइट। अब ये 5:4 में मतलब कि 5 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, 4 शेयर्स अलॉट हो रहे हैं। यहाँ पर इसी तरह से हम लोग इस रेशो को यूज करेंगे, क्योंकि अब हमने अलॉटेड निकालना है। तो अलॉटेड कितने हैं, 4। अलॉटेड कितने हैं बेटा, 4। तो हम पहले ऊपर लिखेंगे जो भी चीज़ हमें निकालनी है, हमें अलॉटेड निकालना है, तो अलॉटेड वाला रेशो का जो भी फिगर है वो यहाँ पे लिख दिया और उसके नीचे लिख दिया अप्लाइड वाला। क्लियर। तो इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1200 शेयर्स के लिए यहाँ पर इसने अप्लाई किया होगा, तो सॉरी अलॉट किया हमने इसको 1200 शेयर्स अलॉट किए, जबकि इसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 1500। तो चलिए सुधा का भी निकाल लेते हैं। अब हमें सुधा का भी निकालना है, तो सुधा की अगर बात करें तो सुधा को हमें अलॉट कर रहे थे, हमने कितने अलॉट किए थे, इसने 1800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। और इसकी कैटेगरी कौन सी है, देखो सुधा की कैटेगरी है बेटा 1, तो 1 कैटेगरी वालों का रेशो अब समझना पड़ेगा। तो 1 कैटेगरी वालों ने, जिसने 9 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हमने उसको 4 शेयर्स दिए, यही तो इनका रेशो बना। 90,000 के लिए अप्लाई किया था, 40,000 अलॉट हुए, यानी 9:4 आ गया इनका। तो अब मुझे क्या निकालना है, अलॉटेड कितना है, 4, तो 4/9 कर देंगे बेटा, 4/9 कर देंगे, तो यानी ये आ गया 800। हमने इस सुधा को 800 शेयर्स ही अलॉट की। तो पहले तो ये वर्किंग समझ में आ गई आपको, राइट। ये वाली वर्किंग हम लोगों ने यहाँ पर करके देखी बेटा। चलिए, तो ये काम हो गया हमारा। इसके बाद अब हम लोग वापस यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर हमने कितने अमाउंट के शेयर्स ऋषभ को दिए बेटा, तो ऋषभ के जो शेयर्स थे वो 1200 थे। 1200 शेयर्स हमने अलॉट किए 3 रुपये के समय, तो यानी कितना अमाउंट का हमने इसको इशू कर दिए शेयर्स, 3600 रुपीज़ के शेयर्स हमने इसको इशू किए। इसी तरह से सुधा की अगर बात करूं तो सुधा को हमने 800 शेयर्स अलॉट किए, तो 800 × 3 यानी 2400 के शेयर्स मैंने सुधा को इशू किए, जबकि इन्होंने भेजा पैसा ज़्यादा हुआ है बेटा। अप्लाई इन्होंने ज़्यादा अमाउंट दे करके किया था, लेकिन हमने उनको इतने शेयर्स के ही अलॉटमेंट किया है। तो इसका मतलब हमारे पास अब इनका कुछ पैसा बच गया, तो एक्सेस अमाउंट जिसको बोलते हैं बेटा, हमारे पास अब इनका कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है। कितना एक्सेस अमाउंट आया, तो ऋषभ का तो मेरे पास 900 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया हुआ है, जबकि सुधा का मेरे पास 3000 रुपये ज़्यादा है बेटा। 54 भेजे थे मैंने, जिसमें से 24 के ही शेयर दिए, तो बाकी के 3000 रुपये मेरे पास अभी बचे हुए हैं उसके। इसी तरह से ऋषभ के भी 900 रुपीज़ हमारे पास बचे हुए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो हो जाएगी बात। उसके बाद अब हमने इन्हें अलॉटमेंट को भी ड्यू करना है। एप्लीकेशन की बात हमने कर ली, तो अलॉटमेंट को जिस दिन हम लोग ड्यू करेंगे तो उस दिन कैसे ड्यू होगा, देखो ऋषभ के 1200 शेयर्स पर मुझे कितने रुपए मांगने हैं, 2 रुपीज़ फेस वैल्यू और 1 रुपीज़ का प्रीमियम मांग रहा है। तो जब भी मैं अलॉटमेंट करूंगा तो इसका मतलब 2400 तो मैं अपने शेयर कैपिटल के नाम पर और 1200 रुपीज़ प्रीमियम के नाम पर मांगूंगा बेटा। 1200 शेयर्स इंटू 2 2400, 1200 इंटू 1 प्रीमियम 1200 रुपये 1200। तो इस तरह से मैंने इसे ये ड्यू करना है। इसी तरह से सुधा की अगर बात करूं तो सुधा को भी 800 इंटू 2 1600, 800 इंटू 1 800। तो ये मुझे इस प्रीमियम और फेस वैल्यू शेयर का पैसा इस तरह से लेना है सुधा से अलॉटमेंट के टाइम पर। अब क्या होगा, क्योंकि हमारे पास पहले से इनका एक एक्सेस अमाउंट आया, बहुत ध्यान से समझना है बेटा आपको, तो उस एक्सेस अमाउंट को मुझे क्या करना है, यहाँ पर एडजस्ट करना है। एडजस्ट कर दिया बेटा, एडजस्टेड एक्सेस अमाउंट मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। तो देखें बेटा, मेरे पास ऋषभ का जो एक्सेस अमाउंट था वो कितना था, 900। तो मैंने 900, जब भी हमारे पास कोई एक्सेस अमाउंट होता है तो सबसे पहले वो इस शेयर कैपिटल वाले पैसों में एडजस्ट होता है। तो मैंने यहाँ पर इस 900 रुपीज़ को तो एडजस्ट कर लिया, बस इसके बाद मेरे पास इसका कोई पैसा नहीं बचा। इसके बाद मेरे पास इसका कोई पैसा नहीं बचा, जितना एक्सेस अमाउंट था मेरा वो यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इसी तरह से अगर मैं सुधा की बात करूँ तो सुधा के पास जो टोटल एक्सेस मनी है बेटा वो 3000 रुपीज़ की है। अब सुधा के 3000 रुपये मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, लेकिन अलॉटमेंट पे शेयर्स का कितना पैसा ड्यू हुआ, अलॉटमेंट पर तो इसका 1600 रुपये एडजस्ट हो गया इसमें से, यानी ये 1600 रुपये मैंने इसमें एडजस्ट कर लिए। अभी भी मेरे पास यहाँ पैसा बचा हुआ है। फिर जो पैसा बचा उसमें से मैंने प्रीमियम को भी एडजस्ट कर लिया बेटा,
800 रुपीज़ मैंने प्रीमियम का भी एडजस्ट कर लिया, उसके बावजूद भी मेरे पास यहाँ पर पैसा बच रहा है। कुल मिलाकर के मैंने यहाँ पर 2400 रुपीज़ एडजस्ट कर लिए हैं बेटा इस 3000 रुपीज़ में से। अभी भी मेरे पास 600 रुपीज़ बचा हुआ है, मेरे पास एक्सेस अमाउंट के रूप में 600 रुपीज़ अभी भी सुधा का बचा हुआ है, जबकि ऋषभ का सारा हमने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस बात को हमें आगे ध्यान में रखना है। आगे देखो, ये तो होगी बात अलॉटमेंट का एक्सेस अमाउंट को एडजस्ट करने की। अब अलॉटमेंट पर अगर मैं देखूं तो अलॉटमेंट पर यहाँ पर ये कॉल्स इन अरियर है बेटा। ऋषभ ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, तो हमारा क्या हो गया बेटा यहाँ पर कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर क्या हुआ, देखो ऋषभ ने हमें 2400 रुपये देने थे अलॉटमेंट पर, जिसमें से 900 तो हमारे पास पहले से आए हुए थे। तो इसका मतलब बाकी का कितना अमाउंट है जो उसने पे करना था नहीं किया, वो 1500 था। 1500 रुपीज़ का तो शेयर का अमाउंट था, और 1200 रुपीज़ का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी पे नहीं किया। ये हमारा कॉल्स इन अरियर कितना हो गया टोटल कॉल्स इन अरियर, तो हमारा ये जो टोटल कॉल्स इन अरियर हो गया वो 2700 का हो गया। 2700 रुपीज़ का जो है यहाँ पर हमारा टोटल कॉल्स इन अरियर है बेटा। ठीक है, सुधा की केस की बात करें तो यहाँ पर कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है, क्योंकि इसका तो पूरा का पूरा पैसा हमारे पास पैसे ही आया हुआ है, हमारे पास पहले से ही पैसा आया हुआ है, वो हमने पूरा एक्सेस अमाउंट में एडजस्ट कर लिया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट कॉल की तरफ। ये तो होगी हमारी अलॉटमेंट का कॉल्स इन अरियर, हमें पता चल गया। अब हमने क्या किया, इनको फर्स्ट कॉल को ड्यू किया। फर्स्ट कॉल को अब अगर हम ड्यू करेंगे तो बेटा कितने पे करेंगे, देखो फिर से 1200 शेयर्स ऋषभ के हैं, फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपीज़ की है, 3 रुपीज़ की है बेटा। तो कितना आपने ड्यू किया 3600, आपने इस पर 3600 रुपीज़ फर्स्ट कॉल का ड्यू किया बेटा ऋषभ के ऊपर। और इसी तरह से सुधा पर 800 शेयर्स पर 3 रुपीज़ 2400, आपने इस पर 2400 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के सुधा पर ड्यू करे। इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें भी हमारा एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हो रहा है। एक्सेस अमाउंट यहाँ पर भी एडजस्ट हो रहा है बेटा। यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यस ऋषभ का तो कोई एक्सेस अमाउंट नहीं था, लेकिन सुधा की अगर बात करें तो सुधा का जो टोटल अमाउंट था वो 3000 रुपीज़ था हमारे पास। उस 3000 में हमने अभी तक कितना एडजस्ट किया है, अभी तक हमने 2400 ही एडजस्ट किया था अलॉटमेंट तक। अभी भी मेरे पास उसके एक्सेस अमाउंट के रूप में मेरे पास कितना पैसा बचा हुआ है, यहाँ पर ये देखो, ये जो एक्सेस अमाउंट के रूप में जो मेरे पास पैसा बचा हुआ है 3000 में से 24 एडजस्ट करने के बाद अभी भी 600 बचा है। तो वो 600 रुपीज़ मैं यहाँ पर इसका एडजस्ट कर रहा हूँ बेटा, वो 600 रुपीज़ भी अब मेरा यहाँ पर एडजस्ट हो गया। बात समझ में आ गई आपको। अब क्या होगा, अब देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल के अंदर भी हमारे पास कॉल्स इन अरियर, और यहाँ पर इस बार दोनों के दोनों शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया। तो बस अब हमें यहाँ पर इसी कॉल्स इन अरियर का यहाँ पर मेंशन कर देंगे बेटा। तो कितना कॉल्स इन अरियर है देखिए, तो कॉल्स इन अरियर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऋषभ ने तो कोई भी अमाउंट नहीं दिया, ऋषभ का तो पूरा का पूरा 3600 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर हो गया। जबकि सुधा का क्योंकि एक्सेस अमाउंट आया हुआ था 600, तो वो मेरे पास ऑलरेडी है, तो बाकी का जो अमाउंट है यानी 1800 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर सुधा का भी हो गया, जो उसको दे देना चाहिए था फर्स्ट कॉल पर, लेकिन नहीं दिया। ठीक है, तो ये हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया। बस बेटा बात खत्म हो गई, बस इसके आगे की वर्किंग करने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर हमें बात करूँ सेकेंड कॉल की, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर आपने ड्यू किया होगा बेटा अमाउंट। अब सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने की है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1200 रुपये, 1200 शेयर्स ऋषभ के और 2 रुपीज़ की फाइनल कॉल के हिसाब से 2400 आपने इसको फाइनल कॉल पर ड्यू किया होगा। और इसी तरह से 800 शेयर्स पर 2 रुपीज़ यानी 1600 रुपीज़ आपने सुधा को फिर से ड्यू किया फाइनल कॉल पर भी। लेकिन इन दोनों ने ही पैसा नहीं दिया बेटा, इन दोनों ने ही पैसा नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई एडजस्टमेंट है ना ही कुछ और इसमें कहानी है। तो इसलिए सीधा सीधा ये अमाउंट मेरा कॉल्स इन अरियर में चला गया, क्योंकि इन दोनों ने ही ये पैसा नहीं दिया। तो ये मेरा कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा। बस इससे ज़्यादा की वर्किंग मुझे इन दोनों के लिए करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। मैक्सिमम जो वर्किंग आप करनी थी वो हमने कर ली है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई, लेकिन ये तो हुई बात सिर्फ हमारे शेयर होल्डर्स की वर्किंग की। अब हमें इन
कैटेगरी वाइज भी वर्किंग करके देखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग जनरल एंट्री नहीं कर पाएंगे अच्छे से। नहीं तो जनरल एंट्री में बहुत सारी गलतियां होने के चांसेस है। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है बेटा, देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, इसलिए इसकी वर्किंग बहुत ध्यान से समझनी है आपको। देखो अब एक छोटी सी वर्किंग पहले हम लोग और करते हैं यहाँ पर। अब एक छोटी सी वर्किंग यहाँ पर हम और करेंगे बेटा। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर जितना भी हमारा प्रोसेस हुआ उन सारे प्रोसेस को इन कैटेगरी वाइज लेना है बेटा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड से। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड जो हुई थी मेरे पास, अब मैं बात किसकी कर रहा हूँ, अब मैं बात कर रहा हूँ कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 और ओवरऑल जितना भी है टोटल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम लोग इन सब, ऑल दो मुझे कैटेगरी 3 को लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 20,000 के लिए अप्लाई किया था, 20 के 20 अलॉट हुए और किसी का भी कोई कॉल्स इन अरियर भी नहीं है, तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको अगर मैं नहीं भी लिखूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी वर्किंग फिर भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम लोग पूरा कर रहे हैं तो हम लोग एक बार इसकी वर्किंग कर लेंगे, हमारे पास ओवरऑल अमाउंट आ जाएगा, तो फिर हमारी जनरल एंट्रीज आसान हो जाएंगी, तो हमारी फिर जनरल एंट्रीज बहुत ईजी हो जाएंगी बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। तो कैटेगरी 1 कौन सी है, कैटेगरी 1 ये वाली है बेटा, जिसने 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। तो आप मुझे बताओ एप्लीकेशन के टाइम पर कैटेगरी 1 का कितना पैसा आया। 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया और एप्लीकेशन अमाउंट कितना था, 3 रुपीज़। तो यानी 2,70,000 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी मेरे पास रिसीव हुई किसकी, कैटेगरी 1, जिन्होंने 90,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कैटेगरी 1 वालों ने। 90,000 इंटू 3 दैट इज 2,70,000, ठीक है बेटा। इसी तरह से सेकंड कैटेगरी की बात करें तो सेकंड कैटेगरी वालों ने 50,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 50,000 इंटू 3 एप्लीकेशन अमाउंट कितना था, 3 रुपीज़ भेजे थे उन्होंने मुझे। इन 50,000 की एप्लीकेशन वालों ने एप्लीकेशन पर 3 रुपये भेजे थे, यानी टोटल 1,50,000 रुपीज़ मुझे इसका रिसीव हुआ। कैटेगरी 3 जिन्होंने 20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, तो 20,000 इंटू 3 दैट इज 60,000 रुपीज़ इन्होंने मुझे एप्लीकेशन का भेजा। ओवरऑल मेरे पास ये सारा पैसा आया, यानी टोटल 1,60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई थी, और 1,60,000 इंटू 3 यानी 4,80,000 रुपीज़ मुझे ओवरऑल रिसीव हुआ, राइट। यही हुआ ना बेटा। एक बार ये वर्किंग कर लोगे तो फिर जनरल एंट्री में कुछ नहीं बचेगा बेटा, आराम से फिर जनरल एंट्री में यहाँ से फिगर उठाओगे और डाल दोगे। चलिए उसके बाद क्या किया आपने, इनको इशूड अमाउंट क्या किया, इशूड अमाउंट यानी कितने के शेयर्स आपने इशू किए उसका क्या अमाउंट था, ठीक है। तो देखो कैटेगरी 1 वालों को आपने 40,000 शेयर्स अलॉट किए थे बेटा। 40,000 इंटू एप्लीकेशन पर 3 रुपये मांगे थे, तो 40,000 इंटू 3 यानी आपने इनको 1,20,000 रुपीज़ के शेयर्स अलॉट करे, इशू करे बेटा। ये बात समझ में आ गई। कैटेगरी 2 वालों को भी 40,000 शेयर्स ही अलॉट किए, तो यानी 40,000 इंटू 3 इनका भी 1,20,000 रुपीज़ के शेयर्स इनको अलॉट हुए बेटा। कैटेगरी 3 वालों ने तो जितना मांगा था उनको उतना मिल गया, फुल 20 मांगा था 20 मिला, तो 60 के शेयर्स आपने इनको दे दिए। ओवरऑल कितने के शेयर्स आपने यहाँ पर ओवरऑल अलॉट कर दिए, इशू कर दिए, तो आपने बेटा यहाँ पर 1 लाख शेयर्स के 3 रुपये मिले थे, मतलब यानी 3 लाख रुपीज़ को ही मैंने यहाँ पर इशू किया बेटा। 3 लाख रुपीज़ के अमाउंट के शेयर को ही मैंने यहाँ पर इशू किया, जबकि अमाउंट मेरे पास 4,80,000 रुपीज़ का आया हुआ था। तो इस वजह से अब इसके लिए मेरे को क्या मिल गया यहाँ पर बेटा, कुछ एक्सेस अमाउंट आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर कुछ एक्सेस अमाउंट आ गया हर एक कैटेगरी का, देखते हैं। तो पहली कैटेगरी में अगर देखूँ तो मैंने 2,70,000 इनसे लिया था, 120 के इनको शेयर्स दिए, तो मेरे पास जो एक्सेस अमाउंट हो गया बेटा वो कितना हो गया, 1,50,000 रुपीज़ मेरे पास इसके एक्सेस अमाउंट के रूप में आए हुए हैं। जबकि कैटेगरी 2 के 1,50,000 के मैंने 120 दिए हैं, यानी 30,000 अभी भी मेरे पास इसके पैसे पड़े हुए हैं बेटा, एक्सेस अमाउंट। कैटेगरी 3 का कुछ नहीं है। कैटेगरी 3 ने तो जितना पैसा भेजा था उतने के उनको हमने शेयर्स दे दिए, तो टोटल अगर मैं देखूं तो कुल मिलाकर के 1,80,000, या इसका डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, तो 1,80,000 रुपीज़ मेरे पास ओवरऑल एक्स्ट्रा आया हुआ है बेटा। ओवरऑल मेरे पास 1,80,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आया हुआ है, राइट। तो यहाँ पर समझ में आ गया। चलिए, तो ये तो होगी बात एक्सेस अमाउंट की। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे अब इनकी अलॉटमेंट को ड्यू करना है। शेयर्स तो हम लोग इशू कर चुके, तो अब हम लोग इनका अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं बेटा। तो चलिए कैटेगरी 1, देखो ये तीनों कैटेगरी को अलग अलग लेकर के चलना ज़रूरी है बेटा। हम चाहें तो ओवरऑल भी कर सकते थे, लेकिन
क्योंकि यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग एलोकेशन है, इसलिए आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी। अभी आपको मैं समझाऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये क्यों करने की जरूरत है। तो अलॉटमेंट में हमने कितने के शेयर्स हैं बेटा, अलॉटमेंट पे आपने यहाँ पर कैटेगरी 1 वालों को 40,000 शेयर्स पर कितने की अलॉटमेंट ड्यू करी, 3 रुपीज़ की, यानी 1,20,000 रुपीज़ आपने इन पर अलॉटमेंट का ड्यू किया। इसी तरह से 40,000 कैटेगरी 2 के भी हैं, तो इनको भी 1,20,000 रुपीज़ ही ड्यू हुआ, और थर्ड कैटेगरी वालों के 20,000 इंटू 3 यानी 60,000 रुपीज़ इन पर ड्यू हुआ। तो इस तरह से हमारा टोटल जो ड्यू हो गया वो कितना हो गया, 1 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज़ यानी 3 लाख, 3 लाख रुपए हमने टोटल ड्यू करे, जिसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है बेटा, इसमें प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। चलिए अब हमें इसके बाद क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास एक्सेस अमाउंट आया होता है बेटा उसको एडजस्ट करते हैं। तो एक्सेस अमाउंट को पहले हमने इनको एडजस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर, अब जरा ध्यान से समझो, इसी वजह से हमने इन सब की कैटेगरी को लिखा है यहाँ पर। अगर मान लो मैंने ये नहीं लिखा होता, मान लो बेटा, मान लो मैंने ये नहीं लिखा, अब मैं ओवरऑल का अगर एक्सेस अमाउंट एडजस्ट करूंगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1,80,000 रुपीज़ का एक्सेस अमाउंट है, 3 लाख रुपए आया हुआ है, तो चलो जी 1,80,000 रुपये मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। जैसे ही आपने यहाँ पर 1,80,000 रुपीज़ एडजस्ट किया, वैसे ही आपकी गलती हो गई बेटा, यहाँ पर गलत हो गया, यस ये गलती हो जाएगी। अगर आपने ये वर्किंग ऐसे नहीं की होगी तो ये डेफिनेट सी बात है, आप क्या करोगे 180 को ही यहाँ पर एडजस्ट कर दोगे, जबकि ऐसा नहीं होना है। कैसे होना है चलो देखते हैं। यहाँ पर कैटेगरी 1 वालों का एक्सेस अमाउंट कितना है बेटा, 1,50,000, जबकि अलॉटमेंट पर ड्यू कितना है 1,20,000। तो भाई जितना ड्यू है मैं वही तो एडजस्ट करूंगा। तो मैंने कितना एडजस्ट कर लिया, पूरा का पूरा 120 एडजस्ट कर लिया। अभी भी मेरे पास एक्सेस अमाउंट के रूप में इनका कुछ पैसा बच गया, 1,50,000 रुपये मेरे पास एक्सेस अमाउंट था, जिसमें से मैंने सिर्फ 120 को ही एडजस्ट किया, बाकी का 30,000 रुपीज़ अभी भी मेरे पास एक्सेस है बेटा इनका, तो वो मुझे यहाँ पर रखना है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पर देखते हैं, इनका जो एक्सेस अमाउंट था वो सिर्फ 30,000 का था, तो वो 30,000 रुपीज़ मेरे यहाँ पर एडजस्ट हो गए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। इसका तो कुछ था ही नहीं, तो एक्सेस अमाउंट कोई एडजस्ट नहीं हुआ। तो टोटल जो एक्सेस अमाउंट एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट में वो कितना हुआ, 1,50,000, 1,20,000 प्लस 30 यानी 1,50,000 ही मेरा टोटल एडजस्ट होगा, ना कि 180 बेटा। इसीलिए बोला था कि आपको ये कैटेगरीज की कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। आ गया समझ में आपको, ये आया समझ में। अब मेरे पास 30,000 रुपीज़ कैटेगरी 1 वालों का अभी भी एक्सेस अमाउंट के रूप में पड़ा हुआ है। चलिए तो ये तो हो गई बात यहाँ तक। इसके बाद अब मुझे यहाँ पर अलॉटमेंट में क्या हुआ था मेरा, कॉल्स इन अरियर। तो सबसे पहले कॉल्स इन अरियर की बात कर लेते हैं। तो कॉल्स इन अरियर बेटा मेरा कितना था यहाँ पर, तो यहाँ पर अब कॉल्स इन अरियर निकालना कोई मुश्किल काम नहीं रहा, क्योंकि आप पहले से ही यहाँ पर निकाल चुके हो। आपका जो अलॉटमेंट था, अलॉटमेंट पर जो कॉल्स इन अरियर था वो टोटल 2,700 रुपये का हुआ था। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो ये 2,700 रुपीज़ का ही मेरा टोटल कॉल्स इन, एक ही तो डिफॉल्टर है और अलॉटमेंट पर ऋषभ। तो ऋषभ का कॉल्स इन अरियर मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 27, तो बस मैं सीधा 27 लिख दूंगा। और ये ऋषभ कौन सी कैटेगरी का है, सेकंड। तो सेकंड कैटेगरी वालों का 2,700 रुपीज़ मेरा कॉल्स इन अरियर है बेटा। फर्स्ट कैटेगरी का तो कोई भी कॉल्स इन अरियर हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनका पहले से मेरे पास सारा पैसा आया हुआ था। तो सेकंड कैटेगरी वालों में से ऋषभ ने 2,700 रुपये नहीं दिए, बाकी सब ने मेरा दे दिया पैसा। तो 2,700 इस मेरा ओवरऑल कॉल्स इन अरियर होगा बेटा। ठीक है, कॉल्स इन अरियर होने के बाद अब कितना अमाउंट मुझे रिसीव, हम उसकी बात करते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट पर कितना पैसा रिसीव हो रहा है। कैटेगरी 1 वाले तो मुझे कुछ नहीं भेजने वाले बेटा, क्योंकि उनका तो पहले ही मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ था। कैटेगरी 2 में देखो, अब कैटेगरी 2 में मैंने 1,20,000 रुपये इन पर ड्यू किया हुआ है। इस 1,20,000 रुपीज़ में से एक्सेस मनी एडजस्ट होगी 30,000 की, तो ये यहाँ से लेस हो गया बेटा। ये तो मेरे पास आया हुआ पैसा, ये रहा पिछला आया हुआ था। तो अब इसके बाद मुझे और कितना देना था, इन्होंने मुझे अब देना है 90,000। ठीक है, लेकिन इस 90,000 में ऋषभ ने 2,700 रुपये नहीं दिए हैं बेटा। तो कितना पैसा आया फिर आपके पास, बाकी सबने तो दे दिया ना आपको पैसा। तो इसका मतलब 90,000 रुपीज़ जो आपको यहाँ पर आना चाहिए था आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस अमाउंट, उसमें से 2,700 रुपये कॉल्स इन अरियर हो गया। इस वजह से आपको मिल गया
87,300 रुपीज़ आपको यहाँ पर रिसीव हुआ होगा कैटेगरी 2 का। और कैटेगरी 3 का तो पूरा का पूरा पैसा आया, ना तो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट थी, ना कोई कॉलेज ईयर था, खत्म होगी बात बेटा। तो अब यहाँ पर आपके पास टोटल कितना पैसा आया बेटा? अब यहाँ पर आपके पास इन दोनों का टोटल आ गया, इन दोनों का टोटल आ गया। तो कितना टोटल बन गया इन दोनों का? ये मेरे पास बन गया 1,47,300 1,47,300 रुपीज़ मेरे पास टोटल रिसीव हुआ। तो हमने यहाँ पर अलॉटमेंट को ड्यू करने से लेकर के अलॉटमेंट के अमाउंट रिसीव तक की सारी बातें कर ली हैं बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। तो चलिए फर्स्ट कॉल को ड्यू करते हैं जल्दी से। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू जब मैं करूंगा बेटा, तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करते समय आपको कैटेगरी 1 वालों को पहले ड्यू करना है। तो कैटेगरी 1 के पास कितने शेयर्स हैं? 40,000, और 40,000 पर फर्स्ट कॉल है कितने की? 3 रुपीज़ की। तो बस, तो यहाँ पर भी कितना कॉल, अब हमारा यहाँ पर कितना अमाउंट आ गया? 1,20,000 रुपीज़ हमारा कैटेगरी 1 पर ड्यू होगा। कैटेगरी 2 के भी 40,000 शेयर, तो इनको भी 1,20,000 रुपीज़ ही ड्यू होगा। कैटेगरी 3 के 20,000 शेयर्स हैं, तो यहाँ पर 60,000 रुपीज़ आपने ड्यू करा फर्स्ट कॉल का। तो ये टोटल जो अमाउंट 1 लाख शेयर्स पर 3 रुपीज़ यानी 3 लाख रुपीज़ आपने फर्स्ट कॉल पर ड्यू कर लिया बेटा। अब यहाँ पर बात करते हैं, क्या मेरा यहाँ पर भी एडजस्टमेंट हुआ? तो हाँ जी हुआ। तो यहाँ पर भी मेरे पास एक्सेस अमाउंट था जो कि मैंने यहाँ पर एडजस्ट किया बेटा, एडजस्टेड। कितना एक्सेस अमाउंट मेरे पास अब बचा हुआ है? देखो, एक्सेस अमाउंट 1,50,000 था, जिसमें से हमने अभी तक 120 ही तो एडजस्ट किया है। बाकी का जो 30,000 रुपीज़ है वो अब मैं फर्स्ट कॉल पर एडजस्ट कर रहा हूँ बेटा। अब मुझे इसको यहाँ पर फर्स्ट कॉल में एडजस्ट करना है। जबकि सेकंड कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास कोई एक्सेस अमाउंट नहीं है। 30,000 था, वो ऑलरेडी मैं पिछली अलॉटमेंट में ही एडजस्ट कर चुका हूँ, बस खत्म हो गया। तो टोटल मेरा 30,000 रुपीज़ ही यहाँ पर एडजस्ट होगा फर्स्ट कॉल के टाइम पर। बट कॉल्स इन अरियर की बात करें अगर, तो कॉल्स इन अरियर कितना है बेटा? कॉल्स इन अरियर, तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल में इन दोनों ने ही पैसा नहीं दिया। खैर, हमने इसकी वर्किंग पूरी पहले से ही कर रखी है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉल में हमारे पास ये रहा टोटल कॉल्स इन अरियर बेटा, ये है मेरे पास टोटल कॉल्स इन अरियर, ये देखिए। तो मेरे पास टोटल कॉल्स इन अरियर यहाँ पर कितना आ गया बेटा? तो मेरे पास जो फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन अरियर आ गया, हम उसको भी यहाँ पर लिखें। तो कैटेगरी 1 की बात करूँ तो कैटेगरी 1 किसकी थी? कैटेगरी 1 थी बेटा सुधा की। इस कैटेगरी 1 में देखो ना, यहाँ देखो 1200 शेयर्स पर पैसा नहीं है जो कि कैटेगरी 2 का था, और कैटेगरी 1 में सुधा के 800 शेयर्स थे। तो कैटेगरी 1 में 800 शेयर्स के हिसाब से सुधा के कितने कॉल्स इन अरियर था? 1800 का। तो 1800 रुपीज़ तो सुधा ने कैटेगरी 1 में रहते हुए कॉल्स इन अरियर कर दिया। और कैटेगरी 2 जो कि ऋषभ की कैटेगरी है, उसने टोटल जो कॉल्स इन अरियर किया वो 3600 का किया। 3600 का टोटल कॉल्स इन अरियर हुआ, यहाँ का कोई कॉल्स इन अरियर नहीं है। तो टोटल जो मेरा फर्स्ट कॉल पर कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा, वो हो गया 5400 का। 5400, 3600 प्लस 1800, ठीक है। 5400 रुपीज़ मेरा टोटल कॉल्स इन अरियर निकल के आ गया फर्स्ट कॉल का। क्लियर हो गई ये बात? यहाँ तक की कैलकुलेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखो बेटा, अब मेरे पास कितना अमाउंट रिसीव हुआ हम वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन फर्स्ट कॉल। तो देखो, हमने 1,20,000 रुपीज़ यहाँ पर ड्यू करे थे बेटा, ठीक है, जिसमें से 30,000 तो मेरे एडजस्ट हो गए, पहले से आए हुए थे। तो बाकी कितना आना था मेरे पास? बाकी मेरे पास 90,000 रुपीज़ आने थे। उस 90,000 में सुधा ने 1,800 रुपये नहीं दिए बेटा, तो आपके पास कितने पैसे आए? तो 19,000 में अगर ये 1,800 रुपये मेरे पास नहीं आए तो मेरे पास कितना पैसा आया बेटा फिर? तो मेरे पास आया बेटा 88,200। 90,000 आने थे, 19,000 में 1,800 रुपये का कॉल्स इन अरियर जो पैसे नहीं है, तो बाकी 88,200 रुपीज़ मेरे पास आ गए। इसी तरह से कैटेगरी 2 की अगर बात करूं तो कैटेगरी 2 में मेरे पास कितने पैसे आने थे? कैटेगरी 2 के मेरे पास 1,20,000 रुपीज़ आने थे, जिसमें से 3600 नहीं आए। यही तो कॉल्स इन अरियर है, बाकी तो सब पैसे आने चाहिए थे। तो बाकी पैसे कितने आ गए मेरे पास? बाकी आ गए बेटा मेरे पास 1,16,400 रुपीज़। तो 1,16,400 रुपीज़ मेरे पास यहाँ पर ही आ गए।
थर्ड कैटेगरी में कितने पैसे आ गए, यहाँ पर तो मेरे पास पूरे के पूरे 60,000 रुपीज़ रिसीव हुए हैं। यहाँ कोई कॉल इन एरियर नहीं था, ना ही कोई एडजस्टमेंट था। बस अब ओवरऑल कितने पैसे आए मेरे पास, तो ओवरऑल मेरे पास 3 लाख रुपीज़ थे बेटा। 3 लाख में से 30,000 तो पहले ही एडजस्ट हो गए, यानी 270 बच गए। उन 270 में से भी 5400 नहीं आए। तो 5400 जब मेरे पास नहीं आए तो मेरे पास कितना पैसा आया फर्स्ट कॉल पर, 2,64,600। ये पैसा है जो मेरे पास रिसीव हुआ। कैसे, देखो 3 लाख रुपीज़ टोटल लेना था, 30,000 रुपीज़ एडजस्ट हो गया, कितना बच गया, 2,70,000 रुपीज़ बच गया। अब इस 2,70,000 में 5400 नहीं आए ना, कॉल्स इन एरियर होगा टोटल, तो कितने आए, 2,64,600 रुपीज़ मेरे पास आए बेटा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कैलकुलेशन करी बेटा। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव, ये हमारा फर्स्ट कॉल का अमाउंट रिसीव हो गया बेटा। इसके बाद अब लास्ट क्या करना है आपको, लास्ट आपको फाइनल कॉल को ड्यू करना है। तो चलो फाइनल कॉल को भी ड्यू कर लेते हैं। तो फाइनल कॉल ड्यू, अब फाइनल कॉल कितने की है बेटा, तो फाइनल कॉल है सर 2 रुपीज़ की। तो 2 रुपये की फाइनल कॉल है कैटेगरी 1 जिसके पास 40,000, कैटेगरी 2 जिसके पास 40,000। तो 40,000 के हिसाब से 2 रुपीज़ का यहाँ पर फाइनल कॉल गया, यानी 80,000 रुपीज़ हमने फर्स्ट कैटेगरी वालों से, और 80,000 रुपीज़ 40,000 इंटू 2 के हिसाब से कैटेगरी 2 से मांगे बेटा। और यहाँ पर इनके पास 20,000 शेयर थे, तो 20,000 इंटू 2 दैट इज़ 40,000 रुपीज़ हमने फाइनल कॉल पर कैटेगरी 3 के ड्यू किए। तो टोटल 1 लाख शेयर्स पर 2 रुपीज़ के हिसाब से 2 लाख रुपीज़ हमने यहाँ पर ओवरऑल ड्यू कर दिए बेटा फाइनल कॉल पर। अब इसमें हमारा कुछ कॉल्स इन अरियर हो गया बेटा, इसमें भी हमारा कुछ कॉल्स इन अरियर है। अब यहाँ पर कितना कॉल्स इन अरियर है, यहाँ पर भी हमारे पास ऋषभ और सुधा के पैसे नहीं आए हैं बेटा। तो ऋषभ और सुधा के टोटल कितने पैसे नहीं आए हैं, 2400 तो ऋषभ ने जो देने थे वो नहीं दिए, 1600 जो सुधा ने देने थे वो नहीं दिए। तो कुल मिलाकर के 4,000 रुपीज़ मुझे यहाँ पर नहीं मिले। तो कैटेगरी 1 में कौन थी बेटा, कैटेगरी 1 में है सुधा। तो आपको कैटेगरीज का ध्यान रखना है। कैटेगरी 1 में है सुधा, सुधा का कितना कॉल्स इन अरियर है, 1600। तो यहाँ पर 1,600 रुपये मेरे पास सुधा के नहीं आए बेटा। ऋषभ जो कि कैटेगरी 2 का है उसने 2400 रुपीज़ देने थे जो कि नहीं दिए, तो ये भी मेरा कॉल्स इन अरियर हो गया। यहाँ पर तो कोई कॉल्स इन अरियर है नहीं, तो टोटल 4,000 रुपीज़ का हमारा यहाँ पर कॉल्स इन अरियर निकल के आ गया। राइट बेटा, चलिए अब टोटल फिर अमाउंट कितना रिसीव हुआ होगा, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल कॉल, तो बताओ। अब देखो फाइनल कॉल पे 80,000 रुपीज़ आना था, 1,600 रुपीज़ नहीं आया, तो बाकी तो आ गया, यानी 78,400 रुपीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हुआ बेटा। इसी तरह से फाइनल कॉल में 80,000 रुपीज़ यहाँ पर भी आना था, लेकिन 2400 नहीं आया, तो कितना आ गया, तो यहाँ पर आ गया 77,600 रुपीज़। 40 का 40 आ गया मेरे पास थर्ड कैटेगरी वालों का। तो जो टोटल अमाउंट है मेरे पास 2 लाख रुपए आना था, उसमें 4 लाख रुपीज़ नहीं आया, तो यानी 1,96,000 रुपीज़ मुझे यहाँ पर रिसीव हुए हैं। बस बेटा, बस यहाँ तक की हमारी सारी वर्किंग थी, जो कि अब हम लोगों ने ख़त्म कर ली। हम लोगों ने पूरी की पूरी वर्किंग को ख़त्म कर लिया। अब ये जो वर्किंग हमने कर ली है बेटा, इस वर्किंग के बेसिस पर हम यहाँ पर बहुत सारे इन MCQs का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग अभी इन MCQs का जवाब इजीली दे सकते हैं। तो चलिए हम इन MCQs को अभी देखेंगे बाद में। इससे पहले हम इनकी जनरल एंट्रीज को समझ लेते हैं। इससे पहले हम लोग पहले इनकी जनरल एंट्रीज को कैसे करना है वो समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा इनकी जनरल एंट्रीज के साथ। तो बेटा जनरल एंट्री की अगर बात करें तो अब जनरल एंट्री बहुत ही आसान हो गई हमारी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, क्योंकि आपने पूरी की पूरी जो वर्किंग करी है बेटा, बस अब ये वर्किंग आपको पूरा हेल्प करेगी जनरल एंट्रीज को करने में। आपको सिर्फ फ्लो पता होना चाहिए, आपको स्टेप्स पता होने चाहिए कि क्या क्या पहले आता है जनरल एंट्री में। तो चलिए सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे पास एप्लीकेशन का पैसा आता है, और उसकी जनरल एंट्री में हमें सबसे पहले बैंक अकाउंट को डेबिट करना होता है। राइट, तो अब आप यहाँ पर देखें बैंक अकाउंट कितने से डेबिट होगा, जितना भी पैसा आपको एप्लीकेशन पर मिला है ओवरऑल। राइट, तो एप्लीकेशन मनी मुझे 4,80,000 रुपीज़ की मिली, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। तो आपको एज इट इज़ 4,80,000 रुपीज़ यहाँ पर लिखना है, क्योंकि आप वर्किंग कर चुके हो, ये समझ चुके हो कि ये 4,80,000 रुपीज़ कैसे आया, तो इसलिए दोबारा से आप इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं लग रही मुझे। राइट, तो अब आप इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख सकते हो, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर
एप्लीकेशन अकाउंट, और यहाँ पर 4,80,000 रुपीज़ का एप्लीकेशन हमारे पास आ गया था बेटा। तो यहाँ पर जो है नरेशन आप लिख दोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब आपको इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना होता है अपने शेयर कैपिटल में बेटा। तो देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है, आपके पास है शेयर एप्लीकेशन में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करेंगे आप 4,80,000 रुपीज़, जो कि आपके पास आया हुआ है पैसा बेटा। उस पैसे को आपने कहाँ डालना है? एक तो आपको डालना है बेटा यहाँ पर शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है इसमें कितना पैसा जाएगा? जितने के शेयर्स आप उनको इशू कर रहे हो बेटा, जितने के शेयर्स आप इशू करते हो उतना ही पैसा शेयर कैपिटल में जाता है। तो यहाँ देखो इशूड अमाउंट हमने कितना निकाला हुआ है? 3 लाख। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, सारी वर्किंग में आप पहले ही दिमाग लगा चुके हो। तो 3 लाख रुपीज़ का आपका शेयर कैपिटल हो जाएगा। इसके साथ साथ अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास क्या मिसमैच हो रहा है, तो ये जो 1,80,000 रुपीज़ का यहाँ पर डिफरेंस है बेटा, ये कहाँ पर आपने किया था? एक तो आपने शेयर अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में एडजस्ट कर दिया था, उसके बावजूद भी आपके पास अमाउंट बचा था। यहाँ देखो अब यहाँ देखो आपके पास एक्सेस अमाउंट था 1,80,000, आपने एक्सेस को एडजस्ट कितना किया बेटा? अलॉटमेंट में आपने एक्सेस को कितना एडजस्ट किया? 1,50,000। 1,50,000 आपने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। इसके बाद बाकी के अमाउंट को क्या किया? बाकी का कितना अमाउंट है? 30,000। इस 30,000 रुपीज़ को भी मैंने एक्सेस अमाउंट के रूप में एडजस्ट किया हुआ है बेटा। ये देखिए एक्सेस अमाउंट मैंने एडजस्ट किया हुआ है कब? फर्स्ट कॉल में। मैंने इसको फर्स्ट कॉल में एडजस्ट किया था। तो जब भी हम कोई भी एक्सेस अमाउंट को कॉल्स में एडजस्ट करते हैं बेटा, तो हम उसको लिखते हैं कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में हम लोग उस पैसे को फिर रख देते हैं और आगे जाकर के फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर देंगे। तो आई होप आपको ये एंट्री समझ में आ गई। इसमें हम लोगों ने क्या किया बेटा? हमने जितना भी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया था उसको, उसमें से जितना हमने शेयर्स इशू करे उसके हिसाब से उतना पैसा हमने कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। जो अलॉटमेंट में एडजस्ट होने लायक अमाउंट है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, और जो आगे जाकर के कॉल्स में एडजस्ट होगा उसका कॉल्स इन एडवांस अकाउंट एक अलग बना के रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे नरेशन हम लिख सकते हैं being application money transferred to share capital and excess amount adjusted in allotment and calls। बस बेटा, तो ये हमने यहाँ पर अपने एप्लीकेशन मनी का हिसाब किताब पूरा लिख दिया। इसके बाद अब क्या करना होता है? अब आपको अलॉटमेंट ड्यू करना है। आपका एप्लीकेशन का काम पूरा हो गया, अब नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट। तो हमें यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करना होगा। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को अब हमें यहाँ पर डेबिट करना है, और ये अलॉटमेंट कितने की ड्यू करनी है बेटा, उसकी भी वर्किंग हम कर चुके हैं। तो यहाँ देखो अलॉटमेंट को जब हमें ड्यू करना है तो अलॉटमेंट का ड्यू हुआ है 3 लाख रुपीज़ का। यहाँ देखो अलॉटमेंट ड्यू कितने का है? 3 लाख रुपीज़ का। तो बस 3 लाख रुपीज़ आपने यहाँ पर ड्यू कर दिए हैं अलॉटमेंट के, जिसे अब यहाँ पर किस तरह से आप मांग रहे हैं, कैसे है आपका ये अलॉटमेंट? ये जो अलॉटमेंट है 3 लाख रुपीज़ का, यहाँ देखें तो इसमें 2 रुपीज़ तो फेस वैल्यू के और 1 रुपी किसका है? प्रीमियम का। यानी जो आपने शेयर कैपिटल में जाएगा, इसका जो हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में जाएगा वो 2 रुपीज़ के हिसाब से जाएगा, यानी कि 2 लाख। यहाँ पर 3 रुपये में से 2 रुपये तो शेयर कैपिटल में जाएंगे और बाकी का सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा। बाकी का हो जाएगा बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। बाकी का 1 लाख रुपये आप यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये एंट्रीज तो बहुत बेसिक एंट्रीज हैं, आपको पहले से आती हैं बेटा, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है। तो बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, चलिए अब हमें इस अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करना है। तो जब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेंगे तो कितना पैसा आएगा? यहाँ देखो हमने इसकी वर्किंग पूरी की हुई है बेटा। यहाँ देखिए आप, हमने यहाँ पर पहले अलॉटमेंट को ड्यू किया, अब उसमें मैंने कुछ एक्सेस अमाउंट था जिसको एडजस्ट कर लिया। वो कितना था बेटा?
1,50,000 रुपीज़ का एक्सेस अमाउंट था। यानी कि अब जो मेरे पास पैसा आने वाला है तो कैसे आएगी उसकी एंट्री। एक तो जो भी पैसा आने वाला है वो मेरे पास बैंक अकाउंट में आने वाला है। तो सबसे पहले तो हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पर अब अलॉटमेंट पे बेटा मेरा कॉल्स इन अरियर भी था। अलॉटमेंट पे मेरे पास ये ऋषभ ने पैसे नहीं दिए थे, ये कॉल्स इन अरियर हुआ था, तो इसलिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे लिख दिया हमने कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्योंकि अब अलॉटमेंट का जो आपने टोटल ड्यू किया था वो 3 लाख का था, बट उसमें 1,50,000 रुपीज़ को आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया बेटा। ये देखो 1,50,000 रुपीज़ को आपने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया, तो बाकी का कितना अमाउंट है जो कि अब आप मांग रहे हो वो 1,50,000 रुपीज़ ही है जो कि अब आप यहाँ पर एडजस्ट करने वाले हो। बाकी का एडजस्टमेंट तो मेरा यहाँ पर ऑलरेडी कर दिया मैंने, ऊपर वाली एंट्री में 1,50,000 रुपये का एडजस्टमेंट मैं कर चुका हूँ। बाकी का 1,50,000 रुपीज़ का एडजस्टमेंट यहाँ होगा तो ये पूरे 3 लाख रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये शेयर अलॉटमेंट अकाउंट आपने यहाँ पे करा। अब कितना कॉल्स इन अरियर है हमारे पास, यहाँ देखो। अब जब हमने अलॉटमेंट को ड्यू किया था तो हमारा जो टोटल कॉल्स इन अरियर आ रहा था बेटा वो 2,700 रुपीज़ का आ रहा था। तो आपने यहाँ पर 2,700 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर रिकॉर्ड कर लिया, और जो अमाउंट आपको रिसीव हुआ था वो ये रहा बेटा, ये देखो 1,47,300। तो 1,47,300 रुपीज़ हमें यहाँ पर रिसीव हुआ था। और ये सारे के सारे अमाउंट अब आपको दोबारा से कैलकुलेट नहीं करने पड़ रहे, क्योंकि आप पूरी वर्किंग इसकी कर चुके हो। तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विद एक्सेप्शन ऑफ 1,200 शेयर्स, 1200 शेयर्स में कुछ गड़बड़ हुई थी, बाकी के सबके पैसे तो पूरे पूरे आ गए। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। आगे देखो बेटा, अब यहाँ पर हमने अलॉटमेंट का काम भी कर लिया। अब अलॉटमेंट के बाद आपको क्या करना है, अब अलॉटमेंट के बाद आपको फर्स्ट कॉल को ड्यू करना है। तो चलिए फर्स्ट कॉल को ड्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की एंट्री क्या होगी बेटा, सेम शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहाँ पर हमारा डेबिट होगा। कितने का कॉल आप यहाँ पर ड्यू कर रहे हैं, तो फर्स्ट कॉल ड्यू हो रहा है बेटा 3 लाख रुपीज़ का। ठीक है, तो 3 लाख रुपए से ये फर्स्ट कॉल को हम लोग यहाँ पर ड्यू करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 3 लाख, ये 3 लाख रुपीज़ हमारा यहाँ पर आ गया। अब क्या हुआ था, ये जो अमाउंट है ये हमारा पूरा का पूरा कैपिटल का ही है, यहाँ पर तो कोई भी प्रीमियम नहीं है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा का पूरा 3 लाख रुपये ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कोई काम नहीं था। तो हमने पूरा का पूरा यहाँ पर पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। ठीक, चलिए तो यहाँ तक की एंट्री समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, इसका पैसा रिसीव होना है बेटा। अब इसका कितना पैसा रिसीव होगा हम उसकी जनरल एंट्री देखते हैं। तो देखो जब भी हमें किसी भी कॉल का पैसा रिसीव होता है तो हमारी नॉर्मली जनरल एंट्री क्या होती है, हमारी नॉर्मल जनरल एंट्री क्या होती है, ये कौन सी थी, 5 नंबर। तो 6th एंट्री, तो सबसे पहले आप बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि यहाँ पर भी कॉल्स इन अरियर है बेटा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट कॉल में भी कॉल्स इन अरियर हुआ है। तो इस वजह से हमें यहाँ पर भी कॉल्स इन अरियर अकाउंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट आ जाएगा। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन फर्स्ट कॉल अकाउंट में अब आप कितना अमाउंट लेने वाले हैं, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने ये जो फर्स्ट कॉल को ड्यू किया वो 3 लाख रुपीज़ से किया है, क्योंकि आपके पास फर्स्ट कॉल का भी कुछ एक्सेस अमाउंट था बेटा जो आपने एडजस्ट किया था। यहाँ पर देखिए ये एक्सेस अमाउंट था यहाँ पर जो आपने एडजस्ट किया था। तो आपने जो कॉल किया होगा फर्स्ट कॉल का वो तो 3 लाख रुपीज़ का किया, लेकिन एक्चुअल में मेरा कितना पैसा ऑलरेडी आ चुका है, 30 तो आ चुके। तो अब कितने की बात हो रही है, अब जो बात हो रही है बेटा वो हो रही है 2,70,000 रुपीज़ की। ये 2,70,000 रुपीज़ का मतलब समझ में आ गया आपको। आपने टोटल 3 लाख रुपए ड्यू किए थे फर्स्ट कॉल में, जिसमें से ऑलरेडी आपके पास 30 तो आ चुके हैं बेटा, वो तो एप्लीकेशन के टाइम पर ही एक्सेस अमाउंट में आ गए थे। ठीक है, जो कि अब आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लिए। तो ये हमारा 30,000 रुपीज़ कम होकर के 2,70,000 रुपीज़ रह गया। अब इसमें से कितना अमाउंट आया मेरे पास वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर देखो हमने इसकी पूरी वर्किंग करी हुई है बेटा। तो फर्स्ट कॉल को जब हमने ड्यू किया था वो 3 लाख रुपीज़ का था, जिसमें से 30,000 रुपीज़ एडजस्ट हो गया।
कॉल्स इन अरियर मेरा हुआ कैटेगरी 1 का भी कैटेगरी 2 का भी, और टोटल जो कॉल्स इन अरियर हो गया वो 5400 रुपीज़ का हुआ बेटा। देखो ना यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर ऋषभ और सुधा दोनों ने ही फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो वही कॉल्स इन अरियर मेरा यहाँ पर 5400 रुपीज़ का दिखा रहा है। अगर आपको ये वर्किंग सही से समझ में आ जाएगी बेटा तो फिर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी है सिर्फ कि किस तरह से उस वर्किंग को यूज़ करना है। तो 5400 रुपीज़ तो मेरा कॉल्स इन अरियर आ गया, बाकी का जो बैलेंस है वो आपको रिसीव हो गया बेटा। तो कितना बैलेंस है उसका भी कैलकुलेशन आपने किया हुआ है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल था बेटा हमारे पास 2,64,600 का, 2,64,600 रुपीज़ का अमाउंट आपको यहाँ पर रिसीव हो गया। तो बस खत्म हो गया ये वाला एंट्री भी। तो यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड विद एक्सेप्शंस, बस बेटा। तो यहाँ पर हमारा ये वाला एंट्री खत्म हुआ, फर्स्ट कॉल तक हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया। अब लास्ट जो होगी हमारी वो फाइनल कॉल होगी, तो 7th एंट्री। अब हमें यहाँ पर फाइनल कॉल को ड्यू करना है, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। अब हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू करना है बेटा। तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने यहाँ पर ड्यू किया था बेटा, ये देखिए सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमारा ड्यू हुआ है 2 लाख रुपीज़ का। तो बस अब यहाँ पर भी आपको ये 2 लाख रुपीज़ मेंशन कर देना है। तो 2 लाख का ये फर्स्ट कॉल हो गया, जिसमें सारा का सारा पैसा कहाँ जाएगा बेटा, ये पूरा का पूरा पैसा शेयर कैपिटल में जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख। तो ये हो गया हमारा कॉल ड्यू। तो यहाँ पर हमने नरेशन क्या डाल दी, बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू। अब इसका पैसा रिसीव होगा, तो जब भी पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि इसमें भी हमारा कॉल्स इन अरियर हुआ है बेटा, फाइनल कॉल में भी यहाँ पर पैसा नहीं आया था हमारे पास, तो इसलिए इसका भी कॉल्स इन अरियर हो जाएगा। तो ये रहा कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिटेड टू। अब यहाँ पर कोई पुराना एक्सेस अमाउंट नहीं था जो कि एडजस्ट हुआ हो, तो सीधा सीधा यहाँ पर हमारा जितना भी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट आया था बेटा ड्यू होकर के, हम सीधा का सीधा उस अमाउंट को यहाँ पर लिख देंगे, जो कि कितना था 2 लाख रुपीज़ का। 2 लाख रुपए हमने यहाँ पर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ड्यू किए थे। अब वो पूरा का पूरा पैसा हमारे पास आना चाहिए था, बट उसमें कुछ पैसा नहीं आया, जो कि कॉल्स इन अरियर रह गया, वो था 4000 रुपीज़। ये देखो, ये फाइनल कॉल पर हमारा जो टोटल कॉल्स इन अरियर हमने कैलकुलेट किया हुआ है वो 4000 रुपीज़ का, तो वो 4000 रुपीज़ हमारा कॉल्स इन अरियर हो गया। बाकी का जो अमाउंट रिसीव हुआ था वो 1,96,000 रुपीज़ का था। तो यहाँ पर 1,96,000 रुपीज़ हमें रिसीव हो गया बेटा। तो बस ये एंट्री भी खत्म हो गई। तो बीइंग फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड विद एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का मतलब होता है बेटा कि हमारा कुछ पैसा नहीं आया, कॉल्स इन अरियर है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमारा ये 8 पॉइंट्स हो चुके हैं बेटा, जिसके अंदर हमने एंड तक यानी सेकेंड कॉल तक का सारा काम कर लिया, सेकेंड कॉल तक का सारा काम कर लिया। अब लास्ट काम क्या है हमारा, अब हमें इसके बाद क्या करना है हमें, अब इसके बाद हमें शेयर्स को फॉरफिट करना है। अब शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री करनी है बेटा। तो चलिए शेयर्स को फॉरफिट करने की एंट्री समझते हैं। देखो, जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एंट्रीज याद हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले शेयर्स को फॉरफिट करने का मतलब पहले तो शेयर्स को कैंसिल करना है, और शेयर्स कैंसिल करने का मतलब है कैपिटल कम होना। तो शेयर कैपिटल अकाउंट अब मेरा डेबिट हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा। कितने शेयर्स ऐसे हैं जिनको हम लोग फॉरफिट करने वाले हैं बेटा, तो यहाँ देखो बेटा, आपको यहाँ पर जो टोटल कितने शेयर्स हैं जिनको आप फॉरफिट कर रहे हो, 1200 शेयर्स तो ऋषभ के हैं और सुधा के हैं 800 शेयर्स, यानी टोटल 2000 शेयर्स हैं जिनको हम लोग फॉरफिट करने वाले हैं। ठीक है, तो यानी ये 2000 शेयर्स हमारे कैपिटल में से कम हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2000 शेयर्स, और हम लोग यहाँ पर कौन सा अमाउंट डालते हैं बेटा, जो हम कॉल कर चुके होते हैं, जितना हमारा कॉल्ड अप है। तो कॉल्ड अप कितना है, कॉल्ड अप तो पूरा है सर, पूरा का पूरा 10 रुपीज़ हम लोग कॉल कर चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अमाउंट आ जाएगा वो 10 से डिवाइड होकर, यानी 20,000 रुपीज़। 20,000 रुपये के शेयर्स हमारे यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं बेटा, 20,000 रुपये के शेयर्स कैंसिल हो गए। अब एक बात और जो यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर आपको किसी भी कॉल पर कोई प्रीमियम नहीं मिला हो तो भी हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। तो देखो,
यहाँ देखो प्रीमियम हमारा सिर्फ अलॉटमेंट पर था, तो इस अलॉटमेंट पर ये ऋषभ ने हमें पैसा नहीं दिया था, इसका मतलब प्रीमियम नहीं दिया था। यहाँ पर वर्किंग करी थी बेटा हमने, यहाँ देखो हमने यहाँ पर ये ऋषभ की पूरी वर्किंग यहाँ पर करी थी। तो अलॉटमेंट जब हमने इस पर ड्यू किया था तो उसमें एक्सेस अमाउंट जो है फेस वैल्यू में तो एडजस्ट हुआ था 900 रुपीज़, लेकिन ये 1200 रुपये का जो प्रीमियम ड्यू किया था हमने उसका कोई भी अमाउंट एडजस्ट नहीं हुआ और ये पूरा का पूरा कॉल्स इन अरियर में चला गया था। पूरा का पूरा कॉल्स इन अरियर 1200 रुपये यानी ये प्रीमियम का अमाउंट है वो पूरा का पूरा हमारे पास नहीं आया था। तो इसका मतलब अब मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को यहाँ पर हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि वो हमारे पास पैसा नहीं आया। कितना पैसा नहीं आया, 1200 रुपया। तो 1200 रुपये से हम लोग उसको करेंगे, ये वो अमाउंट होता है जो कि हमें रिसीव्ड नहीं होता बेटा। जितना अमाउंट हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रिसीव नहीं होता सिर्फ उतने ही अमाउंट से डेबिट करेंगे। जितना अमाउंट हमें रिसीव हो चुका होता है ड्यूरिंग दी कॉल्स या अलॉटमेंट उसकी बात हम लोग यहाँ पर नहीं करते हैं, राइट। तो चलिए ये बात हो गई हमारी खत्म। इसके बाद अब हमें ये तो हो गए शेयर्स कैंसिल इनके, अब हमें इनका जितना अमाउंट आया हुआ था उसको फॉरफिट करना, उसको जब्त कर लेना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब कितना अमाउंट आपके पास इन सब का आ चुका है वह हमें उसको फॉरफिट करना है। तो देखो बहुत ही सिंपल सा, कितना अमाउंट हमारे पास आया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ऋषभ का अलॉटमेंट पर पैसा नहीं आया था लेकिन कुछ एक्सेस अमाउंट था तो यहाँ पर एडजस्ट हुआ था। इसी तरह से सुधा का भी फर्स्ट कॉल नहीं आया था लेकिन कुछ पैसा था जो यहाँ से यहाँ पर एडजस्ट हुआ था। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस हो जाएंगी। कर तो लोगे आप लेकिन बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस में फंस जाओगे, गलती होने के चांसेस है। तो उससे बेस्ट तरीका क्या है कि आप शेयर फॉरफीचर के अमाउंट को आप बैलेंसिंग फिगर से जाने और बाकी का जो कॉल्स इन अरियर है वो यहाँ पर डाल दें। कॉल्स इन अरियर अकाउंट में आपका कितना पैसा है वो आपको पता चल रहा है। देखो हमेशा याद रखना बेटा, जब भी हम लोग फॉरफीचर करते हैं तो फॉरफीचर में ये सब चीज़ें आती हैं। कैपिटल कम होता है, अगर प्रीमियम नहीं आया होता तो वो डेबिट हो जाता है। शेयर फॉरफीचर जितना अमाउंट आपने रिसीव किया है वो सारा अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे और कॉल्स इन अरियर जो हमारे पास रिसीव नहीं हुआ। तो हमारे पास कॉल्स इन अरियर कितना हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है बेटा। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग उस कॉल्स इन अरियर की पूरी डिटेल्स को यहाँ पर डाल देंगे। तो देखो कितना कॉल्स इन अरियर था। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सबसे पहले मेरे पास 2700 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर जो कि अलॉटमेंट पे हुआ था। चलो लिखते हैं साथ साथ। तो मेरा जो टोटल कॉल्स इन अरियर हुआ था, एक तो 2700 रुपये हुआ था अलॉटमेंट पर, प्लस फर्स्ट कॉल पर देखें कितना कॉल्स इन अरियर था बेटा। तो फर्स्ट कॉल पर 5400 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर था। तो 5400 रुपीज़ का कॉल्स इन अरियर मेरा फर्स्ट पर हो गया। फाइनल कॉल पर भी मेरा कॉल्स इन अरियर था बेटा 4000 रुपीज़ का। तो ये आ गया मेरे पास 4000 रुपीज़ फाइनल कॉल का। तो ये जो मैं टोटल करूंगा बेटा, तो ये जो टोटल अमाउंट है ये मेरा टोटल कॉल्स इन अरियर, ये वो पैसा है जो मुझे नहीं मिला था। तो बस अब आप इसको टोटल करें और कॉल्स इन अरियर में डाल दें पहले। तो ये हो गया बेटा 12,100 रुपीज़ का अमाउंट था जो कि आपके कॉल्स इन अरियर में रह गया। तो ओवरऑल सबका मिला करके तो वो मेरा पूरा कॉल्स इन अरियर हो गया। अब आपको यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर निकालने में दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 21,200 रुपीज़ पर तो डेबिट साइड पर है, 12,100 रुपीज़ हमारा क्रेडिट साइड पर कॉल्स इन अरियर के रूप में है। बाकी का जो अमाउंट बच गया वो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो गया जो कि हुआ 9,100 बेटा। 9,100 रुपीज़ जो है हमारा फॉरफीचर अकाउंट में आ गया। ये हमारा बैलेंसिंग फिगर से हम लोगों ने इजीली निकाल लिया, हमें पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी इस केस में। ठीक है, तो आपको इस तरह से पता चल गया कि इनका टोटल कितना अमाउंट आपने रिसीव किया हुआ है बेटा। क्लियर होगी बात यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा। चलिए तो अब हम इसका नरेशन लिख देते हैं। तो नरेशन क्या आ जाएगा बेटा, तो ये हमारा फॉरफीचर का काम हो गया बेटा। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको जितने भी शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे उन सभी शेयर्स को री इशू कर देना बेटा। यहाँ देखो, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, हमने बोल दिया री इशू ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स एट ₹7 फुली पेड अप। जितने भी शेयर्स आपने फॉरफिट किए उन सभी शेयर्स को 7 रुपीज़ पर री इशू कर दो फुली पेड अप के हिसाब से। तो चलिए तो अब उसकी एंट्री कर लेते हैं यहाँ पर। अब उसकी एंट्री कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर देखो
जब हम लोग री इशू करते हैं बेटा, जब भी हम लोग री इशू करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, ठीक है। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट। अब हम लोग कितने री इशू कर रहे हैं, हम लोग 2000 शेयर्स जो कि हमने फॉरफिट किए थे बेटा, ये देखो ये 2000 शेयर्स हमने जो फॉरफिट किए थे, हम उन्हीं को री इशू कर रहे हैं एट ₹7, 7 रुपये के हिसाब से। हमारे क्वेश्चन ने बोला है हमें, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास कितना पैसा आ गया बेटा, 14,000 रुपीज़ मेरे पास आ जाएगा, 14,000 रुपीज़ मेरे पास आ गया। अब क्योंकि मेरा शेयर फुल्ली पेड अप के हिसाब से जा रहा है, यानी मेरा शेयर की तो वैल्यू 10 रुपीज़ की है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 3 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो इसलिए जो भी डिस्काउंट दिया जाता है बेटा, वो उस अमाउंट में से दिया जाता है जो हमने फॉरफिट किया होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को मैं यहाँ पर डेबिट कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास टोटल 9100 रुपीज़ पड़ा हुआ है, जिसमें से मैंने कितने का डिस्काउंट दिया, 2000 शेयर्स पर 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, राइट। 3 रुपीज़ का डिस्काउंट हुआ ना बेटा, 10 रुपीज़ के शेयर में 7 रुपये तो आपने ले लिए, बाकी के 3 रुपये छोड़ दिए, तो वो हमारा डिस्काउंट हो गया, यानी 6000 रुपीज़। 6000 रुपीज़ का आपने यहाँ पर इसको डिस्काउंट दे दिया बेटा। और कितने के शेयर्स दिए उसके इसके बदले में, तो हमने यहाँ पर इनका जो शेयर कैपिटल बढ़ाया बेटा, तो शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से बढ़ गया, पूरे 2000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ यानी 20,000 रुपीज़ के शेयर्स मैंने यहाँ पर इनको दिए हैं, जिसको मैंने रेशू किया है, और उनसे लिए थे 14,000, 6,000 रुपीज़ मैंने डिस्काउंट के रूप में मान लिए बेटा। तो बस यहाँ पर ये एंट्री हो गई। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, बीइंग 2000 शेयर्स री इशूड फॉर ₹7 फुल्ली पेड अप, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से ये एंट्री करी, खत्म हो गया काम बेटा, बस यहाँ तक हमने रेशो कर दिया। अब लास्ट एक एंट्री और क्या बचती है, लास्ट एंट्री बचती है कि कितना अमाउंट हमारे कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। अब कितना ऐसा पैसा है जो कि हम लोग कैपिटल रिजर्व में डालने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग अलग एंट्री करेंगे बेटा। अब यहाँ पर देखो, अब इसकी जो लास्ट एंट्री होनी है वो एंट्री क्या होनी है, 11 नंबर एंट्री, राइट। तो यहाँ पर ये जो एंट्री होनी है, अब मुझे यहाँ पर जितना भी मेरा पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा बचा हुआ है, क्योंकि मैं सारे के सारे शेयर्स को रीइशू कर चुका हूँ, मेरे पास रीइशू करने के लिए और कुछ नहीं बचा। तो मेरे पास जितना भी अब फॉरफिटेड अकाउंट में पैसा बचा है, मैं उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दूंगा बेटा, उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा। तो अब देखो आपके पास कितना पैसा बचा हुआ है, देखो बहुत ही आसान है यहाँ पर, तो क्योंकि आपने सारे शेयर्स रीइशू करे हैं, तो इसलिए अब मुश्किल नहीं होगी आपको। आपके पास जो टोटल फॉरफिट होकर के अमाउंट आया था वो 9100 रुपीज़ का आया था, ठीक है। तो आपके पास 9100 रुपीज़ आपके पास था, जिसमें से आपने डिस्काउंट कितने का दिया बेटा, 6000 का। तो यानी आपने इसमें से 6000 रुपीज़ को यूज़ कर लिया बेटा, 6000 रुपीज़ को डिस्काउंट में यूज़ कर लिया। बाकी का जो अमाउंट बच गया वो कितना हो गया, 3100। तो 3100 रुपीज़ का अमाउंट है जो कि आपने कैपिटल रिजर्व में गेन के रूप में ट्रांसफर कर दिया। तो इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग गेन ऑन री इशू ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बस बेटा खत्म हो गया यहाँ पर मेरा सारा जनरल एंट्री, यही था हमारे क्वेश्चन, राइट। तो ये तो होगी हमारी बात, जितनी भी हमारे क्वेश्चंस की जनरल एंट्रीज होनी थी वो हमने पूरी कर ली। अब मैंने आपको बताया था कि हमने इसी सिचुएशन पर, अब इसी क्वेश्चन को एक बेस मान करके, एक केस मान करके हमने कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करी है बेटा। तो चलो अब हम लोग इन केस बेस्ड क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास बेटा पूरी सिचुएशन दे रखी थी इस क्वेश्चन में, उस पूरी सिचुएशन को ध्यान में रख करके इसके कुछ और हमने केस बेस्ड क्वेश्चंस बनाए, ठीक है। जरा उनको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये क्वेश्चन आपके पास आएगा और कैसे आपको इसको डील करना है। तो देखो नॉर्मली तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन बुक में दे रखा था वैसा ही क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। आपको जो सिचुएशन दी जाएगी वो पूरा का पूरा वो क्वेश्चन बता दिया जाएगा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन होंगे। तो देखो क्या बोला क्वेश्चन में, हाउ मैनी शेयर्स वर अलॉटेड टू सुधा। तो अब आपको ये बताना है कि कितने शेयर्स आपने सुधा को अलॉट किए थे। तो इसका पूरा वर्किंग बेटा हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ देखो सुधा को कितने अलॉट किए गए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सुधा को 800 शेयर्स हमने अलॉट किए थे। इसकी पूरी वर्किंग हम लोगों ने ऑलरेडी समझी, शुरू में ही समझ ली थी बेटा, राइट। तो इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो होगा 800,
क्लियर। तो ये देखो कितना आसान हो गया। इसके बाद इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द एक्सेस मनी ऑफ कैटेगरी 1 दैट वाज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट। ऐसा कितना अमाउंट था कैटेगरी 1 वालों का जो कि हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था। तो देखो कैटेगरी 1 की बात करते हैं, कैटेगरी 1 के पास ऐसा कितना अमाउंट था जो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया था। तो एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड ऑफ कैटेगरी 1 वाज 1,20,000, 1,20,000 रुपये बेटा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, बी। देखो बहुत आसान हो जाता है, अगर आप वो वर्किंग को सॉल्व कर लेते हो तो उसके बाद सारे क्वेश्चंस के जवाब आ जाएंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने हैं बेटा, इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं। तो चलिए देखिए थर्ड क्या है, व्हाट इज द कॉल्स इन अरियर अमाउंट इन फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में कॉल्स इन अरियर अमाउंट क्या है। तो देखिए कितना बेसिक सा क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट कॉल पर हमारा कॉल्स इन अरियर था टोटल 5,400 रुपीज़ का। फर्स्ट कॉल पे, फर्स्ट कॉल का जो हमारा कॉल्स इन अरियर है बेटा वो 5,400 का है। तो ये हो गया मेरा आंसर सी, 5,400। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अमाउंट रिसीव्ड इन फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल पर हमारे पास टोटल कितना अमाउंट रिसीव हुआ, तो उसको जानने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, हमने सब ऑलरेडी करा हुआ है। तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल इज 2,64,600 बेटा, 2,64,600 रुपीज़ का, 2,64,600 ये मेरा आंसर है बेटा। तो डी इज माई आंसर इन दिस पर्टिकुलर केस। फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, What amount of security premium reserve be debited at the time of forfeiture। अब हमारा फॉरफीचर के टाइम पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना डेबिट हुआ था, तो उसको भी हम लोगों ने अपनी जर्नल एंट्री में किया था। यहाँ देखो बेटा, हमने ये जो जर्नल एंट्री करी थी फॉरफीचर की, उसमें हमने क्या किया था, जब हमने यहाँ पर देखो, ये जब हमने शेयर्स को फॉरफिट किया था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को 1,200 रुपीज़ से डेबिट किया हुआ बेटा। तो बस यही हमारा आंसर होगा। तो 1,200 रुपीज़, सी इज माई आंसर। तो आपको इसी तरह के केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बेटा, जिसको आपको करना होगा। लास्ट क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं, व्हाट अमाउंट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व में आपका कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ बेटा, तो कैपिटल रिजर्व में हमारा 3,100 रुपीज़ हुआ बेटा। तो 3,100 यानी ए इज माई करेक्ट ऑप्शन।